आज के शो में सिंध में बदनवानी के अहम मुकदमात, क्या सियासी रुकावटें हाइल। महकमा एंटी करप्शन की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर रिपोर्ट अमल दरामद, क्या सिंध अहम तरीन केसेस क्या कबलस इंतखाबात मंतकी अंजाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आपके सामने इस प्रोग्राम में नैब की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या नैब की तरफ से कल एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया जिसमें तफसीलात कुछ यूं थी कि जी कि एक इंपॉर्टेंट हाउसिंग सोसाइटी ईडन के नाम से थी और इस हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिकान हैं वो मुबैना तौर पर फ्रॉड करके मुल्क से निकल गए। नैब ने कहा ईसीएल में नाम डालो, ईसीएल में नाम वक्त पर नहीं डाला गया एनटीए मिनिस्ट्री की तरफ से, वो मुल्क से फरार हो गए। नैब ने कहा रेड वारंट्स निकालो, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ और उस पर भी तकनीकी बुनियाद के ऊपर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उस चीज को रोक दिया। अब ये अहम तरीन जो जुज था या अहम तरीन जो पॉइंट जो समराइज अगर हम करें इस प्रोग्राम को, जो स्टोरी कल हमने ब्रेक आपके सामने डॉक्यूमेंट के साथ और डीजी नैब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, वो ये थी जी कि नैब ने कार्रवाई करी तो एक मुताल्लिका इदारा या कोई इदारा उसका साथ देने के बजाय रखने और खलल रुकावटें पैदा करने लगा। और आज भी जो जिस तरह की स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, ताल्लुक इसका भी कुछ हाउसिंग के शोबे से है, लेकिन मजमूई तौर पर आज सुबह सिंध में अहम तरीन करप्शन मुकदमात की बात होगी और इसमें जो अहम तरीन केसेस हैं, जमीनों का मामला वो बड़ा अहम रहा है इस पर। तो हमने देखा है जी करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मामला मेगा स्कैम्स में सामने आए हैं। एंटी करप्शन की एक इंक्वायरी ऑफिसर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं समय पहले, जिस रिपोर्ट में तकरीबन 48 एसबीसीए के अफसरान को उन्होंने चार्जशीट किया या उनकी जानिब से अक्यूज करार दिए गए कि ये लोग मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस हैं, इलीगैलिटीज में मुलव्विस हैं। और इससे तकरीबन जो हजम उन्होंने कैलकुलेट किया वो 21 बिलियन रुपीज, ये 21 बिलियन रुपीज में जो सरकारी खजाने को नुकसान हुआ वो भी शामिल था और इसके अलावा 15 अरब रुपए तकरीबन जो मुनाफा इलीगली बिल्डर्स ने कमाया उस तमाम इलीगैलिटीज के जरिए वो भी शामिल था। अगर इस रिपोर्ट के कुछ मंदरजात आपके सामने रखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं तो हम समझ सकेंगे कि इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, ये आपको बताएंगे कि उसमें लिखा है जी कि जैसे मिसाल के तौर पे नाजिबाबाद टाउन है कराची का, लिखा गया जी कि ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन एसबीसी एंड बिल्डर्स आर इन इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट्स, फ्लैट्स, शॉप्स, gardens, offices, town houses and marriage halls and banquets, extra floors and covering excess area on various residential plots by violating approved plan. They also converted land from residential to commercial by violating rules and revised building plan. ये इल्जाम था या जो एलिगेशन सामने आई थी इस रिपोर्ट के अंदर। और जो अफसर हैं इस वक्त इंक्वायरी, उन्होंने जमीर अहमद अब्बासी साहब जिनका नाम है, जो जिनका डेजिग्नेशन डिप्टी डायरेक्टर लिखा है, इन्होंने आगे लिखा जी कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, ये नैब का केस नहीं है, ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सूबे सिंध का केस है, महकमा एंटी करप्शन का। उन्होंने लिखा जी कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हैज रिकमेंडेड टू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट द फॉलोइंग विद परमिशन टू कॉज अरेस्ट अंडर सेक्शन 54 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल कोड। इलीगल कंस्ट्रक्शन शैल रिक्वायर टू बी सील्ड, यानी कंस्ट्रक्शन को सील किया जाए और अफसरान को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए, मुकदमात बनाए जाए, दर्ज किए जाए मुकदमात। लेकिन इसके बाद क्या हुआ जी कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को रखकर एक और इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया जिसने उसमें क्लियरेंस दी इन तमाम चीजों को और कहा जी कि एफआईआर की जरूरत ही नहीं है और ये केस, ये रिपोर्ट गलत है। और फिर हम जानते क्या होता है इन केसेस का, ये केसेस सारे दब गए। इस तरह कितनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नैब एंटी करप्शन की सूबे सिंध में रुकी हुई हैं, दबी हुई हैं, फाइलें रुकी हुई हैं और इलेक्शंस अब करीब हैं और सवाल ये जी कि क्या एहतसाब होगा या फिर ये फाइलें दबी रहेंगी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी और आगे कुछ होगा नहीं। और अहम केसेस कौन से, इस पर बात होगी। इम्तियाज चांडियो साहब ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं अब तक के स्टूडियोज में। हमारे साथ जनाब मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, ये तज़निगार हैं आप और इस पर एक बेहतरीन तजिया रखते हैं तमाम मामला के ऊपर, सियासी भी और एहतसाब के हवाले से भी। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, आप दिफाई तज़निगार हैं और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे, तजिया हमारे साथ शेयर करेंगे। चांडियो साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए रिपोर्ट के मंदरजात सामने रखे, केस के साथ ये तकनीकी बुनियाद पे फाइल बंद हो गई, ये भी जिस तरह और बंद होती है, नई रिपोर्ट बनी, ये रिपोर्ट रद्द हुई और उस नई रिपोर्ट में सबको क्लीन चिट दे दी गई, यही हुआ चांडियो साहब? बिल्कुल सैफान, यही हुआ है। और सिंध में ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बड़े बड़े मेगा स्कैंडल जो सिंध में
अरबों और खरबों के थे वो तमाम साबिक हुकूमत बंद करवा के चली गई। और इसमें ये जो 11 मुकदमात हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उनके डीजी आगा मकसूद जो साबिक डीजी थे उनको लाया इसलिए गया था मुबैना तौर पे कि वो मंजूर काका और जो उसके बाद की एक वो कहते हैं ना कि लेगेसी को बरकरार रख सकें, और अरबों खरबों का जो कारोबार था वो इसके हवाले किया गया। वो बड़े अरसे तक इस सीट पर बैठे रहे। उन्होंने जो इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो मुबैना तौर पर पैसा कमाया या जो खुर्द बुर्द की, उसका कोई चेक एंड बैलेंस, कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। जब ये चीज़ें पकड़ी गई हैं, एक ऐसे अफसर और जो एंटी करप्शन का अफसर है, मैं तो ज़मीर अब्बासी, जिसके ऊपर कोई आज तक उंगली नहीं उठा सकता कि इस शख्स ने कोई सिफारिश पे या दबाव में आके चीज़ें की हों या फिर किसी को खामखा पकड़ा, तो उसकी एक बड़ी अच्छी शोहरत है इस डिपार्टमेंट में। उनको हमेशा टारगेट किया गया, उसको साबिक हुकूमत में साइड लाइन किया गया। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाजिमाबाद में जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें गैर कानूनी तरीके से मंजूरियां दी, पैसे लिए, बिल्डर से मिलकर आवाम को धोखा दी और फ्रॉड किया, उसमें तकरीबन 21 अरब है। लेकिन जो हुकूमत को, कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ है वो 5 अरब से ज़ायद का है। और इसमें जो नाम उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं कि ये डायरेक्टर विजिलेंस अली मेहदी काजमी, जिसके खिलाफ इन 48 लोगों के खिलाफ 11 एफआईआर कटी हुई हैं। गिरफ्तारी की सिफारिश की गई कि इनको गिरफ्तार करना है, लेकिन साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन और जो दीगर डायरेक्टर्स थे उन्होंने मिली भगत करके साबिक डीजी एसबीसी से, और ये तमाम मामला जो हैं वो हुकूमत के कहने पे छुपाए, जो अब बंद हो चुके हैं। ये केसेस अब नहीं एंटी करप्शन डील कर रहा, लेकिन जो रिपोर्ट है वो अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें अली असद हैं डिप्टी डायरेक्टर, सैयद अवैस हुसैन, शहजाद खोखर, रेहान कायम खानी, मोहम्मद सलीम और जो दीगर बिल्डर हैं, इन समेत इनका नाम दिया गया। ये वो वाहिद मेन अफराद हैं या मेन मुलजमान हैं जिनके ऊपर 11 एफआईआर कटी हुई हैं। ये साबिक हुकूमत जो अवामी हुकूमत थी और ख़ुद को बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि हमने काम किया है सिंध के अंदर, उन्होंने सिंध को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो नुकसान दिया है उसका सबसे बड़ा एक और मिसाल ये भी है कि जैसे सेपरा का केस इन्होंने बंद करवाया, जहाँ तो अरबों की क्या खरबों की बात थी, इसी तरीके से इन्होंने ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का केस बंद करवाया। और इसके बाद ये इंक्वायरी अब अंदर ही अंदर दबा दी गई और आज तक ये लोग आज़ाद फिर रहे हैं, अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। ये एसबीसी का सिर्फ एक छोटा सा ये करप्शन का ये है मामला बड़ा छोटा, लेकिन जिस तरह ये हुआ है, आप जिस तरह बता रहे हैं, ये मोहसिन भाई साहब बड़ा टेक्निकल स्टाइल के अंदर आप एसबीसी केस को छोड़ दें, अब सिंध भी आप मजमूई तौर पे छोड़ें, पंजाब की बात भी कर लें या कहीं भी बात करें, रिपोर्ट बनाता है कोई अफसर, अगर उस रिपोर्ट के अंदर किसी को अक्यूज किया जाता है तो उस रिपोर्ट को अगर दबाना होता है तो फिर एक नई रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है और उस नई रिपोर्ट के अंदर उस इल्जाम को खत्म कर दिया जाता है। और उस अफसर का भी ट्रांसफर या उसके साथ ऐसा होता है कि वो अफसर का मुस्तकबिल भी, उसका कैरियर भी खतरनाक खराब हो जाता है इस पूरी सूरत हाल में। ये तरीका अब टेक्निकली तो ये रिपोर्ट को स्टैंड ही नहीं कर रही, क्योंकि नई रिपोर्ट आ चुकी है और इल्जाम रद्द हो चुके हैं। मोहसिन भाई साहब, ये आखिर हो क्या रहा है और क्या इलेक्शन से पहले कुछ होगा या ये चलता रहेगा मामला ऐसे? मेरा नहीं ख्याल जी इस मामले में कुछ हो सकता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं और आपकी सोसाइटी जो बेस करती है वो तल्लुकात पे बेस करती है, और जो करप्ट लोग हैं उनके पास दौलत भी करप्शन की बहुत है, वो पैसा खर्च करके अपने तल्लुकात भी बहुत बना लेते हैं। और ऐसी इंक्वायरीज, ऐसे केसेस जो करप्शन पर मबनी है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि एंटी करप्शन ने किसी को उस तरीके, हाँ कोई छोटा मोटा पटवारी पकड़ा जाए, कोई छोटा तहसीलदार पकड़ा जाए, बड़े लोगों को एंटी करप्शन हाथ नहीं डाल सकती। अगर हाथ डाल भी ले तो उन इंक्वायरियों का यही हाल होता है जो आप और अभी हमारे दोस्त बता रहे थे। कोई भी पाकिस्तान में जो सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का वो काम नहीं कर रहा। आप नैब देख लीजिए, नैब का लॉ भी बहुत सिलेक्टिव है, वो भी सिलेक्टिव लोगों के पीछे जाते हैं, छोटों को तो 1 सेकंड में अरेस्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कल एक कैंडिडेट थे जो चौधरी निसार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, उसको तो पकड़ के अरेस्ट कर लिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पेश भी नहीं हुए तीसरी बार भी, और वो कराची में वही नारे और वही वादे और वही किस्से जो पंजाब में वो करते रहे, वो फिर रहे। तो अगर आपने इस मुल्क को फ्यूचर में बचाना है और इसकी बका रहनी है तो आपको वो लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो सबके लिए इक्वल हो और इंसाफ और लॉ और कानून
सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो, उसमें गरीब और अमीर का फर्क ना हो, पावरफुल और कमजोर का फर्क ना हो। तो हमारे यहाँ तो जो पावरफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो असर और रसूख रखते हैं, वो तो आप यकीन कीजिए, वो आप कोई भी केस बना लें, वो आहिस्ता से आराम से अपने तलकात, पैसा, असर और रसूख इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। तो इस मुल्क का अलमिया यहाँ बहुत अरसे से यही है, प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर, गरीब के लिए बहुत ताकतवर, क्योंकि वो बेचारा पैसे नहीं दे सकता, वो असर रसूख नहीं कर सकता। तो इस मुल्क का फ्यूचर जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा लॉ बनाएं जो सबके लिए काबिल कबूल और इम्प्लीमेंट हो, और इस करप्शन का तभी खात्मा हो सकता है कि बड़े लोगों को कटहरे में लाया जाए। और ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट गई, वो अपने सारे करप्शन के रिकॉर्ड साफ कर जाए, जला जाए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। इस बात से स्टेट के साथ कोई वफादार नहीं है। 100% एग्री होते हुए एक ब्रेक की तरफ होंगे। साद मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर टाइट। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ पे हाथ डाला जाए, सर ये तो जो 48 हैं, ये तो बज़ाहिर इतने बड़े अफसरान हैं, बड़े अफसरान, क्योंकि इनके लिए भी चीफ सेक्रेटरी से जा लेनी पड़ी थी FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन आप तो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये ब्यूरोक्रेट्स 19 ग्रेड 18 ग्रेड के, इन पर हाथ डालने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसे बदल दिया जाता है। आफ्टर दिस ब्रेक कुछ अहम पहलू करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज अहम तरीन एक रिपोर्ट एंटी करप्शन की आपके सामने रख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये वही सियासी रुकावटें हायल आ गई, किस वजह से केस आगे नहीं बढ़े। एंटी करप्शन के बारे में बताएं जी कि ये सूबाई एक तरह से इदारा मातहत है, ये नैब की बात नहीं हो रही, तो ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट बनाता है, आगे से FIR दर्ज करने के लिए, मुकदमा दर्ज करने की रिकमेंडेशन देता है, लेकिन आगे से वो FIR दर्ज नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता। अफसरान की फहरिस्त है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर। सदर टाउन से मिसाल के तौर पे सरफराज हुसैन, डायरेक्टर सदर टाउन SBCA, इसी तरह इसमें मुनीर अहमद, डायरेक्टर सदर टाउन 2 SBCA, जलीस सिद्दीकी, डिप्टी डायरेक्टर सदर टाउन, इसी तरह ये तकरीबन 12 अफराद की फहरिस्त है। जमशेद टाउन कराची, गुलशन इकबाल कराची, नाजाबाद, नौताजाबाद टाउन, यानी तकरीबन 11 इलाकों से, 11 टाउन से ऐसे 48 अफसरान इस फहरिस्त में शामिल हैं। साहब मोहम्मद साहब, इस केस से और इस केस से हटकर भी मजमूई तौर पर ये क्या वजह, कोई अगर एहतसाब की कोशिश भी करता है तो आगे से सपोर्ट दूसरे इदारे नहीं देते, या प्रोविंशियल इदारे, महकमे तो बिल्कुल ही जो एंटी करप्शन का है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त सुस्त हो जाता है, मामला आगे लेकर नहीं जाता मंतकी अंजाम तक। साहब मोहम्मद साहब, ये अगर आप पाकिस्तान की तारीख पे नजर डालें और खुसूसन 1958 की मार्शल लॉ लगा, वो इसी नारे पे आया था कि पाकिस्तान में करप्शन को जो है उसको खत्म किया जाए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो बतदरीज उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सारे नारे यही लगाते रहे हैं, लेकिन वो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से जो है वो आने वाली हुकूमत ज्यादा करप्ट होती है। तो ये अभी पूरा एक माफिया है जो पाकिस्तान की सियासी जो इदारे हैं उनके ऊपर ये हावी हो गया है, और ये सारे एक दूसरे के साथ इनकी मिली भगत है। कोई अगर ये दिखाते भी है कि इनका आपस में कोई मसले मसाइल हैं या एक दूसरे के खिलाफ ये कुछ जो मुहिम चलाते हैं, वो सारी उसकी जो है वो पावर ग्रैबिंग है, ये नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप ये सिंध में देख लें, ये इदारे देख लें, आप प्रोविशन की बात कर रहे हैं, मैं तो फेडरल के भी जो इदारे हैं, आप नैब के जो केसेस देख लें जो इन्होंने उठाए थे, डॉक्टर आसिम के खिलाफ उठाए थे, वो फिशरीज कोऑपरेटिव वाले जो थे वो वाले थे, ये पानी वाला शर्जील मेमन के खिलाफ केस वगैरह थे, वो किधर गए, वो सारे खत्म हो गए हैं। ये जो जितने भी एंटी करप्शन इदारे हैं ये आले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, सियासी आले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ताकि दूसरे आदमी को राह रास्त पे जो इनके मुताबिक राह रास्त है उसके ऊपर उनको लाया जाए। जब वो आ जाते हैं उस रास्त के ऊपर, उसके बाद जितने भी मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए। आप जो सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करती है एहतसाब के बारे में और करप्शन के बारे में, वो अगर आपने जो पख्तूनख्वा में हुकूमत है उनको आपने उनका हाल देख लिया, जो एहतसाब कमीशन जो इन्होंने इतने नारे लगाए थे और इतने बुलंद दावे किए थे कि वहां पर एहतसाब कमीशन जो है वो बिल्कुल जो आजाद है वो करेगा, उसका उन्होंने क्या हाल कर दिया, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। पहले साल के अंदर ही उसको बंद कर दिया, अभी तक वो खुला नहीं है। इसके बाद वहां पर जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है
उसको उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल लॉकआउट है, वहां पर कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है। तो ये आपस में जितने भी है, और ये जो हुकूमत आई थी पीटीआई की, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो मुहिम चलाई थी, उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई थी 2013 में, उनका यही नारा था कि जो ये एएनपी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ये इंतहाई करप्ट है। इन्होंने किसके खिलाफ अभी तक केस डाले, किसके पैसे इन्होंने वापस लिए है, कोई उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि ये दूसरे के साथ मिले हुए हैं, ये कोई एहतसाब नहीं करेंगे, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है, पावर की जंग है, वो करेंगे। इस वक्त मुझे सिर्फ एक जो है वहां पर हाथ डाल देंगे, और वो भी अगर वो सर झुका दें तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ भी ये केसेस वगैरह तमाम बंद हो जाएंगे। इस वक्त मैं देख रहा हूं, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि करप्ट हुकूमत थी पीएमएलएन की, उसको इन्होंने एक वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी करा के लोगों में ये तासुर पैदा कर दिया कि सिर्फ नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, बाकी किसी की नहीं हो रही है। हालांकि वो करप्ट गवर्नमेंट है, मैं उसका ये दावे से बंदा कह सकता है कि उन्होंने बहुत करप्शन की है, लेकिन करप्शन सारों ने किया। आपने फिल्म में आपने सिलेक्टिव नो, आप सही कह रहे हैं, तो वहां पर भी तो करप्शन हो रही है। बलूचिस्तान में क्या कौन सी करप्शन नहीं हुई है? एक फैक्ट्री के घर से जो है अरबों रुपए जो है वो मालियत के जेवरात और नकदी जो है वो बरामद होते हैं, सारा केस खत्म हो जाता है जितने भी लोग हैं। ये पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी हमें कोई ऐसे कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कोई पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी। आप सही कह रहे हैं, टूल इस्तेमाल हुए सारे। और आपने जिस तरह प्रोविंशियल एहतसाब के इदारों का बिलखुसूस केपीके की मिसाल दी है, पंजाब के अंदर हमने देखा साफ पानिया केस पहले एंटी करप्शन के पास आया था, वहां पर उसका क्या हुआ, और अभी भी सिंध की एंटी करप्शन। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोविंशियल इदारे जो बेसिकली एंटी करप्शन के, वो तो बिल्कुल ही नाकिस, और फेडरल लेवल पे भी हमने कोई मंतकी अंजाम ज्यादा नहीं देखे हैं। लेकिन मोहसिन बेग साहब, पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मामला है ये जमीनों का और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची के, बिल्डिंग का, इसको कंट्रोल करने का, इसकी रेगुलेटरी बॉडी का, सर इसका नुकसान कितना हुआ है? ये अर्बन प्लानिंग के फुकदान का, इस शहर के अंदर आज पानी का मसला, इस शहर में हम देख रहे हैं बुनियादी मसाइल इस पर हमें नजर आ रहे हैं, और इस तरीके के इस तरह बंदरबाट, इलीगैलिटीज, बिल्डिंग बना दी गई, अप्रूव प्लान के खिलाफ, लेआउट के खिलाफ, सारी चीजें बना दी गई, और फिर अफसरान के खिलाफ केस हुए तो वो भी आगे नहीं बढ़े। आम शहरी का कितना नुकसान हुआ इससे? एक सेकर को तो चले लॉस हुआ, कितना नुकसान एक आम आदमी का हुआ? मोहसिन बेग साहब। बेसिकली मैं दोस्तों की बातें सुन रहा था अभी। सुफियान, नुकसान तो इस मुल्क का इतना हो चुका है कि मेरा ख्याल में शायद वो रिपेयर ना हो सके, वो वापस ना मिल सके। टाइम गुजर गया, हम पूरी कौम, पूरा मुल्क इस नहज पे पहुंच गया इन पॉलिटिशियनों और ख़ासकर करप्ट पॉलिटिशियनों ने, कि जहां पे इस मुल्क का सर्वाइवल, आपकी मईशत डूब गई। आप देखिए इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या, मैं नहीं कहता करप्शन की है, पैसा कहाँ ले गए हैं, वो तो प्रूवन है कि ये सारे मेजॉरिटी करप्ट है। और अगर करप्ट ना भी हो तो इन्होंने इन अदारों पे ऐसे अपने नाअहल और करप्ट लोग बिठा दिए, उन्होंने मेजॉरिटी आपके अदारे तबाह कर दिए। अब आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, या इनसे पूछ कीजिए, इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो यकीन कीजिए ये सारे एक साथ मिले हुए हैं, और पूरी कौम, खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूं, पूरी कौम एज ए माशरा करप्ट है। वही करप्ट नहीं है जिसको चांस नहीं मिल रहा, जिसको चांस मिलता है वो किसी भी स्टेज पे वो स्पेयर नहीं करता, क्योंकि अदारे इतने मजबूत नहीं है। आप इजीली बच जाते हैं, आप सिफारिश करवा लीजिए, उसी लूट कसूट के पैसे से रिश्वत दे दीजिए, अब उनको उनका हिस्सा देने आप फ्री हो जाएंगे। तो इस मुल्क को अगर आपने बचाना है तो इस निज़ाम से, इस सिस्टम से आपको जान छुड़ानी पड़ेगी। आपको एक ऐसा निज़ाम लाना है, आई डोंट नो कि मेरी और आपकी उम्र में वो निज़ाम इस मुल्क में आ सकेगा या नहीं। अदरवाइज इन अदारों का कोई हाल नहीं है, इनमें सारे लोग यहाँ करप्ट हैं या नाअहल हैं। अगर कोई शरीफ आदमी यहाँ कोई काम करना चाहेगा, ये इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ये उसको काम नहीं करने देंगे। वो लाख रिपोर्टें बना ले, कौन इसमें इन्वॉल्व था, किसका क्या कसूर था, कौन सी इंक्वायरीज में कौन लोग पकड़े गए, लेकिन आप देखिए बहुत ज्यादा होगा, आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम इतना वीक है, इतना वीक है, सदियां गुजर जाती हैं, केसों का फैसला नहीं होता। अगर हो भी जाए तो आप विटनेस प्रोग्राम इतना स्ट्रांग नहीं है, आप गवाह भी खरीद सकते हैं, आप कोर्टों में अपनी मर्जी के फैसले भी करवा लेते हैं। तो मकसद ये कि पूरा एक सिस्टम ने इस मुल्क को खोखला कर दिया है, और रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसका सर्वाइवल मुश्किल है, और इन लोगों के हाथों से मुश्किल हुआ। सारे तो पैसे लूट के बाहर चले गए। आप इनके एफिडेविट देखिए कितनी जायदादें हैं,
आवाम के पास खाने के पैसे नहीं है, ये सारे अरबपति हैं। और तो छोड़ें, इनके बच्चे अरबपति हैं, इनकी बेगमात अरबपति हैं। मैं तो हैरान हूं कि इनकी बेगमात घर बैठे अरबपति कैसे हो जाती है। ये कौन सा इनके पास मैजिक की छड़ी है कि इनकी औलाद पैदा होती है और अरबपति हो जाती है। सही बात है, लेकिन आपने जो बाहर जाने की बात की तो चांडिल साहब, इसमें एक जो साबिक डीजी थे एसबीसीए के, वो तो कनाडा या मुल्क से चले गए और यहाँ पे उनके रेड वारंट्स के लिए नैब ने लिखा भी था खत, वो भी एसबीसीए से मुतल्लिक ही केस है, मंजूर कादिर काका साहब का, वो भी कुछ नहीं हुआ। और इलेक्शन के तनाजुर में आप कैसे देख रहे हैं बतौर सहाफी इस पूरे मामले को, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये तमाम लोग अभी अगर ब्यूरोक्रेसी मौजूद है तो कितना मैनिपुलेट करेंगे पूरे सिस्टम को ये लोग रहते हुए, इस तरह के लोग। देखिए, साबिक जो डीजी थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो तो सबको पता है कि किसके दोस्त थे, कितना पैसा उसने कमाया, नेब, एफआईए, सबको पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। उन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो है वो खरीदी हैं, कनाडा में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ घूम रहे हैं। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनसे वो दूर हैं, लेकिन चंद उनके क्लोज दोस्त जो करीबी दोस्त हैं वो बताते हैं कि वो वहाँ शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरीके से एक और ज़रायत के सेक्रेटरी यहाँ मुल्क से फरार हुए थे और वो तो कराची एयरपोर्ट के अंदर से चले गए, जिसकी एंट्री तक नहीं हुई, वो जर्मनी से कनाडा जा पहुँचे। कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो सबसे बड़ा चंद कमाने वाली अगर डिपार्टमेंट से या अथॉरिटीज से है, जैसे सेपरा है, उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सबसे ज़्यादा कमाने वाला ये था। अब आगा मकसूद आखिर तक बैठा रहा, जैसे इलेक्शन करीब आया उसने कहा मैं तो बेजार हो गया हूँ, मैं तो नहीं। यार, नेब देख रही है, एंटी करप्शन देख रहा है, दुनिया देख रही है करप्शन हो रही है, और उसके बावजूद हमारे इदारे हाथ बांध कर खड़े हैं कि इनके पास कोई ऊपर से कोई आके नाजुल हो, इनको कोई बताए कि करप्शन हुआ है। मतलब हर चीज़ आंखों से देखकर इदारे खामोश हैं। ऐसे ऐसे इंक्वायरी ऑफिसर अरबपति बन गए हैं। मैं अभी चेयरमैन नेब को भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी तो बिठा के देखें, पता चल जाएगा कि कितने अरबपति वो बन गए हैं जितने रेसानी भी नहीं था। मैं ये दावे से कह रहा हूँ। दूसरा मामला ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले केसेस का बंद होना, ये जो पैसा अब इलेक्शन में लगेगा और ख़ास तौर पर हुकूमती वुज़रा, हुकूमत खुद ये जो खर्चे कर रही है शाहाना, यही जो आवाम से लूटी हुई रकम है यही लग रही है इलेक्शन में, और इसका हिसाब बाद में ये फिर पूरा करेंगे। अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं। जिस बिलावल हाउस की कीमत 30 लाख रुपए हो, जिस सियासी रहनुमा के घर की कीमत 25 लाख और इतनी हो, आप इससे ज़्यादा मजाक कौम के साथ क्या हो सकता है। कि मैं तो गुजारिश करूंगा कि कानूनन करप्शन और झूठ को इनको कोई कवर दें कानूनी, कि झूठ भी सही है और करप्शन भी जायज़ हो। सबको पता है कि 60 करोड़ों की 1 अरब की प्रॉपर्टी को वो 25 लाख और 30 लाख की जाहिर कर रहे हैं, और वो उस पर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है हाँ ये फिगर दुरुस्त है, ये चीज़ सही है। पंजाब में कीमत ज़्यादा है, सिंध में घरों की कीमत कम है, लाखों रुपए की चीजें बिक रही हैं। तो ये जाहिर है सारा पूरा इलेक्शन को पर असरअंदाज तो ये चीजें होंगी कि अफसरान वही बैठे हुए हैं, सही बात है, पैसा वही इस्तेमाल हो रहा है। और इलेक्शंस के पहले आप पूरे सिंध की हालत देखें कि लोग मर रहे हैं भूख और अफलास में, और ये शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, और इससे और क्या सबूत चाहिए। सही बात है, ये सिर्फ अफसरान का इस्तेमाल नहीं बल्कि जो पैसा मुबैना तौर पे हुआ है तमाद से, इलीगैलिटी से, उसका इस्तेमाल भी इलेक्शन में हो रहा है। और फिर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स पर भी आएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर काफी कंसर्न्स का इजहार हुआ है यहाँ पर, सिंध में भी, पंजाब में भी, और पूरे मुल्क में ओवरऑल आप देखें तो इस वक्त इजहार किया जा रहा है। बिलखुसूस जीडीए ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं यहाँ पर, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्यूरोक्रेटिक है उसके हवाले से। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम पहलू इस रिपोर्ट से मुताल्लिक भी करेंगे। बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने सुबह सिंध के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुबैना तौर पर मुलविस 48 अफसरान को अक्यूज ठहराया। कराची के अंदर 11 के करीब ऐसे टाउन्स जहां पर इलीगैलिटीज के जरिए लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए बिल्डिंग्स तामीर हुई, उनके प्लान्स के खिलाफ जाकर उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो हुई। इसी तरह बहुत से शादी हॉल बना दिए गए जमीनों के ऊपर, वो भी इलीगल हुआ, जो मास्टर प्लान था उसके बरखिलाफ जाकर हुआ। और उन अफसरान के नाम के साथ बाकायदा जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं उनकी फहरिस्त पूरी मुरतब की गई। और इसमें जैसे मिसाल के तौर पे इंक्वायरी के अंदर कहा गया जी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू एविडेंस बियॉन्ड डाउट दैट कॉमन इलीगैलिटीज वायलेशन इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स इन दीज एरियाज। यानी जो 11 टाउन्स हैं, बियॉन्ड डाउट एविडेंस की बात हुई कि बियॉन्ड डाउट है। अब
और इसके बाद यही लिखा गया जी कि फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एंटी करप्शन की तरफ से। ये एक मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले जो फाइलें बनी और फाइलें दब गई और इन पर कुछ हुआ नहीं। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, आप अभी सुन रहे थे ये गुफ्तगू हमारी, अब हमने एक सवाल रखा जी कि इलेक्शन, सर सवाल इसलिए जरूरी है इलेक्शन से पहले क्योंकि ये सारा पैसा, ये सारे अफसरान, और अगर ये बराजमान अपने ओहदों पर रहते हैं और इस पैसे के साथ रहते हैं, ये पैसा इस्तेमाल होगा इलेक्शन में किसी पार्टी को जितवाने के लिए, तो इसको कैसे रोका जाए साद मोहम्मद साहब? ये बहुत मुश्किल है अब इसको रोकना। इस वक्त जो इन्होंने जो पॉलिटिशियंस ने अपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं जी, उसके ऊपर बंदे को हंसी आती है कि ये जो जिस तरह के जुलूस और जिस तरह की जलसे करते हैं, और इनकी अगर आप देखें तो वो तो मेरे ख्याल में आधी कीमत भी इनकी एसेट पूरी नहीं करती है एक जलसे की। अभी इन्होंने इसकी स्क्रूटनी अभी किस तरह की जाए, ये वक्त तो बहुत कम है कि इनके तमाम जितने भी ये जायदादें इन्होंने हैं इसकी स्क्रूटनी वगैरह की जाए, तो स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, उसके लिए वक्त चाहिए। वक्त होगा तो इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते हैं, वो एक आईनी उसके ऊपर पाबंदी है, तो उसके बाद कौन करेगा? ये सारे लोग असेंबलियों में आ जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो FIA है या नैब है या जो प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी या कि इतनी ताकत रखते हैं? लेकिन इससे कतई नज़र आप जो है ना, ये पाकिस्तान की कौम जो है ना, मनहसल कौम ये एहतसाब नहीं चाहती है। अगर आप इसको देखें, कोई आदमी अगर उसको पकड़ भी लेते हैं तो डॉक्टर के साथ उसके साथ मिल जाता है, वो जो जेलर है वो उसके साथ मिल जाता है, उसको अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उसके लिए 5 स्टार्स का जो एक कमरा है वो उसके लिए तैयार हो जाता है, और वो अपनी तमाम जितने भी, वो जब तक उसकी बेल नहीं होती है वो वहाँ पर रहता है, उसके रिश्तेदार आ रहे जा रहे हैं, कोई जेल का उसको माहौल जो है वो फील ही नहीं होता है। हम लोग जो हैं करप्शन के ऊपर एक बंदे को निकाला जाता है, वो ट्रेन मार्च करता है, पिंडी से लाहौर जाता है, वहां पर एक 2-3 लाख का मजमा जो है इकट्ठा होता है, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। हम इन्हीं को वोट देते हैं, दोबारा ये हमसे आके हमारे साथ बातचीत करते हैं, हम इन्हीं को वोट देते हैं, फिर इन्हीं के खिलाफ हम बातें करते रहते हैं। मेरे ख्याल में हम किसी में दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हो। या तो जो लोग करप्ट हैं वो जो पैसे बना रहे हैं, और जो नहीं पैसे बना रहे हैं वो तालियां बजा रहे हैं उनको खुशी में। बात सही है। और इसके अलावा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के बड़े सवालात उठे हैं। मोहसिन बेग साहब, आपसे पूछूंगा क्योंकि ऐसे बहुत से अफसरान जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग के बावजूद, बिलखुसूस सूबा सिंध में ऐसे लोग हैं जो पुलिस अफसरान है, SSP हैं, अपने डोमिसाइल जहां का है वही ट्रांसफर होकर लग गए हैं। कोई किसी का दोस्त है, बड़े अहम सरकारी जमात जो थी पीपल्स पार्टी जो यहाँ पे रह चुकी है, उनका किसी मिनिस्टर का दोस्त है, कोई किसी उनके रिश्तेदार से ताल्लुक रखता है, और इस तरह भी पोस्टिंग्स हुई हैं। GDA ने बड़ा यहाँ पे जो अपोजिशन है उसने एहतजाज किया है। तो आपको लगता है कि वाकई में तहफ्फुज़ात दुरुस्त है? मोहसिन बेग साहब, देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं तो इसको दुरुस्त नहीं कहूँगा। ये लोग नेचुरली इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चाहे पुलिस में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हो। उनके हमारे यहाँ तो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि सोसाइटी तल्लकात पे बेस करती है, और हर शख्स जो है उसी तरीके से मनूवर करता है कि कौन उसका वाकिफ दोस्त या रिश्तेदार है। तो इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त लगा तो आप उसको कह के अपनी इंक्वायरी चेंज करवा सकते हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के इस वक्त माशरा जो है उसमें मायूब नहीं समझी जाती, और क्योंकि माशरे का एक जो इनका मॉरल अथॉरिटी थी, लोगों को जो इनको बताना चाहिए था कि ये काम गलत है और ये काम सही है, वो हमारे लीडरशिप ने, क्योंकि वो उनका खुद कोई कैरेक्टर नहीं था, उन्होंने नेशन बिल्डिंग नहीं की, कौम को इस तरफ लेके ही नहीं आए, और ना वो चाहते हैं कि कौम इतनी शऊर रखे और इनसे पूछे और इनको जवाब दे करे। लिहाजा कौम को शऊर नहीं दिया गया, उनको एक ऐसी दौड़ में लगा दिया गया, और करप्शन इस मुल्क का अब कोई मैना नहीं रखती। सब लोग उसको सुनते हैं तो कहते हैं यार कोई बात नहीं, यही लोग हैं, कुछ लगाया भी होगा, कुछ खाया भी होगा, तो वो कोई मायूब चीज नहीं रही। बेसिकली अगर आपने कौम को शऊर दिया होता, एजुकेशन दी होती, उनको पता हो कि किस चीज को और हमारे राइट्स क्या हैं, और ये जो करप्शन है ये इन्हीं का पैसा है, इन्हीं की तालीम का पैसा है, इनके हॉस्पिटल्स का पैसा है, इनकी रोडों का पैसा है, इनके पानी का पैसा है। लेकिन इतनी बेहिस कौम है कि वो बॉदर ही नहीं करती कि और बार बार आप देखिए, आप एक बार किसी को आजमाते हैं, वो काम नहीं करता,
उसको दोबारा वोट कैसे दे सकते हैं? किस बेस पे देते हैं? फिर मिल जाता है वोट। सही बात है। बिरयानी की देग पकाएं, कीमे वाले नान बनाएं, थोड़ा पैसा खर्च करें, आप इलेक्ट होकर दोबारा आ जाते हैं। सही बात है। ये इक्तिसादियात से ज्यादा इखलाकियात का मसला है। ये हसन निसार साहब का एक जुमला है जो लिखते हैं अक्सर अपने, और ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन चांडियो साहब, ये अगर इस तरह के अफसरान जो रिपोर्टें मुरतब करेंगे और फिर उसके ऊपर ये होगा, तो एंटी करप्शन में मोराल क्या है अफसरान का? मैंने तो ये तक सुना है कि जो अक्यूज करता है, किसी को एफआईआर करता है, उल्टा कंप्लेनेंट नैब में उसके खिलाफ चला जाता है कि ये मेरे हैरेस कर रहा है या मुझसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे तो कोई किसी को अक्यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी जो अक्यूज को, किसी को अक्यूज करेगा अफसर। तो देखें, एक तो बात है कि एंटी करप्शन को कोई पूछता नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहां यार दोस्त सियासी लोगों की अपॉइंटमेंट्स हों, चेयरमैन जब सियासी बुनियादों पर लगाया जाए, जब डायरेक्टर सेपरा के जो 2 आजुद माजुद, जिसको मैं कहता हूं कि वो जो अरबों रुपए की करप्शन करके गए, उनको साबिक हुकूमत ने उसी एंटी करप्शन में लगाया जो उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही थी। तो ऐसे बंदे से क्यों डरेंगे? दूसरा ये कि ये तो एंटी करप्शन को मैं तो कहूँगा कि प्लास्टिक का जो है पिस्टोल है, जिससे कोई डरता नहीं है। अब रही उम्मीद, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध के अंदर, खासतौर पर सूबे सिंध के अंदर नेब से लोग डर रहे हैं। नेब के में थोड़ी सी उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो 10% केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं, बाकी जो 90% केसेस हैं उसमें तो नेब के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं उनकी कारकर्दगी पे, उनके दीगर मामलात पे, कि जिन लोगों ने कोई नुकसान नहीं दिया है कौमी खजाने को, उनके खिलाफ वो दरख्वास्तें जा रही हैं, और जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है उनकी इंक्वायरियां सुस्त रवि का शिकार हैं। किसी को सियासी बुनियाद पर आप करेंगे, जो टार्चर करेंगे, और किसी को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये दोहरा मयार जो है ना, इसी की वजह से आज सिंध में बड़ी खराबियां हैं। लेकिन नेब को चाहिए कि इन केसेस पर, जो ये जो 11 केसेस बंद हुए हैं, इन पर वो खुद कार्रवाई करे, ताकि पता चले कि कितना पैसा मुल्क का लूटा गया है। ठीक है जी।